भारत विश्व गुरु बन चुका है। हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। The whole world is saying that India is the future superpower. और जानते हैं क्यों? भारत में सब अच्छा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। यदि भारत में सब अच्छा है तो हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और जाएंगे भी क्यों नहीं। सर्दियों में कुछ ऐसे होते हैं हमारी बड़ी सिटीज के हाल। Schools shut, vehicle movements restricted, construction banned to battle a different enemy, air pollution. India's capital has the most toxic air in the world. Delhi's air quality has skyrocketed to hazardous levels, threatening the health and even the lives of its residents. और बरसात आते ही कुछ ऐसा। सर्दियों में सांस लेना मुश्किल होता है तो बरसात आते ही पूरा का पूरा शहर स्विमिंग पूल में बदल जाता है। सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से बिना पैसा दिए फुल बॉडी मसाज हो जाती है और आपको अपनी आंखों के सामने ही दिख रहा होता है जो पैसा सरकार को टैक्स के रूप में दिया था उसका कितने बड़े स्केल पर मिसयूज हुआ है। और ये हाल उसी गुरुग्राम के हैं जिसे हमारे प्रधानमंत्री सिंगापुर बनाना चाहते थे। The outskirts of Delhi with the promise of being a mini Singapore. Can you believe that? A mini Singapore. एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 4,300 मिलेनियर्स ने भारत को छोड़ा और 2025 में एस्टिमेटेड 3,500 इंडियन मिलेनियर्स भारत छोड़कर जाने वाले हैं। सबसे पहले तो सिविक सेंस के मामले में हम इंडियंस इतने अच्छे हैं कि हमें विश्व गुरु होना ही चाहिए और हमारा मुकाबला अब किसी से रहा ही नहीं है। आज ना ही कोई इंडियन अब चौराहों पर सिग्नल तोड़कर भागता है, ना ही फुटपाथ पर थूकता है। अब जहाँ पेशाब करना मना है लिखा हो, मजाल है कोई इंडियन वहाँ पर टॉयलेट कर ले। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। इंडिया में मेट्रो स्टेशन पे या फिर रेलवे स्टेशन पे आपने कभी लंबी लंबी लाइंस को लगते हुए देखा है? और कचरा फेंकने के मामले में तो हमसे ज्यादा सिविलाइज्ड कोई हो ही नहीं सकता, या फिर यूं कहें कि कचरे को हम प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। बेसिक हाइजीन के मामले में तो दुनिया में हम सबसे बेस्ट हैं। एक हाथ से खा लो, दूसरे हाथ से धो लो और टाइम मिले तो थोड़ा खुजला भी लो। कोई फॉरेनर इंडिया में आए तो उसे मोलेस्ट, हैरास और स्कैम करने का हम कोई मौका नहीं छोड़ते। उसे इस तरह से घूरो कि शर्म तुम्हें नहीं सामने वाले को आ जाए। जब बात हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है दुनिया में। हमारे यहाँ सीमेंट और सरिया कंपनी तो दावे करते हैं चले सालों साल का, लेकिन शायद हमारे इंजीनियर्स ही इतने नालायक हैं या फिर नेताजी की जेब में इतना कमीशन चला जाता है कि सड़कें, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट बनाने के लिए फंड्स बचते ही नहीं हैं और इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट की कोई वारंटी नहीं होती और ये फिर बनते ही या फिर बनने से पहले ही ढह जाते हैं। ये इंडिया की वो सड़कें हैं जिन्हें हमारे मंत्री जी ने 10 साल में यूएसए के लेवल के बनाने का वादा और दावा किया था। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। पर इनकी पोल मंत्री जी का टेन्योर खत्म होने से पहले ही खुल गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम ऐसे विश्वगुरु हैं कि हर बार मॉनसून आते ही हमारे बड़े बड़े शहरों की हर एक गली और हर एक सड़क स्विमिंग पूल में बदल जाती है और यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें विकसित और पूरी दुनिया को विकसित भारत की सच्ची तस्वीर बताता है। जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। हमारा विश्वगुरु होने का दावा और भी मजबूत हो जाता है जब डिफरेंट इंटरनेशनल इंडाइसेस में हम अपनी रैंक देखते हैं। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 इंडिया की रैंक 193 कंट्रीज में 130, ग्लोबल पीस इंडेक्स इंडिया की रैंक 115, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया की रैंक 127 कंट्रीज में 105वीं। लेकिन हाल ये है कि इंडिया उन 42 कंट्रीज के साथ कैटेगराइज होता है जो सीरियस कैटेगरी में आते हैं। इसमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आते हैं और पिछले साल की तुलना में हमारी रैंक नीचे गिरी है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2025 इंडिया की रैंक 100 और पिछले साल की तुलना में रैंक नीचे गिरी है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया की रैंक 180 देशों में 151 और पिछले सरकारों की तुलना में इस सरकार में हमारी रैंक बहुत नीचे गिरी है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया की रैंक 23 की तुलना में इसमें भी हमारी रैंक नीचे गिरी है। आज इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है
और हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हैं। India has now surpassed Japan to become the world's Become the fourth fourth largest economy in the world. लेकिन हेडलाइंस जितनी अच्छी दिखती हैं, रियलिटी उसके ठीक उल्टा है, क्योंकि सिर्फ जीडीपी का साइज बढ़ना इकोनॉमी की पूरी सच्चाई नहीं बताता है। आज भी भारत में 7 करोड़ लोग 62 रुपए पर डे कमाकर जिंदा रहते हैं। आज भी इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी मात्र $2,696 है और वहीं हमारा राइवल नहीं, अब हमारा फ्रेंड चाइना सेम जगह से स्टार्ट कर आज $11,560 तक पहुंच चुका है। इनकम इनइक्वालिटी के मामले में इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री है दुनिया की, और ये साफ साफ हमारे बायस्ड लॉज, रेड टेपिज्म, करप्शन की पोल खोल कर रख देता है और बेरोजगारी अपने पीक पर है। और यही है विश्वगुरु का अमृतकाल। भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पीरियड है, भारत का अमृतकाल है। एक वक्त था जब हमारे पास नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज थी जहां पर दुनिया भर के स्कॉलर्स आते थे और वो हमारे कल्चर और सिविलाइजेशनल वैल्यूज को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते थे। रिसर्च एंड इनोवेशन में हमने दुनिया को शून्य, आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी खोज कर दी और आज हम ओयो और जोमैटो पर अटके पड़े हैं। शिक्षा रोट लर्निंग पर बेस्ड है। स्टूडेंट के बीच हर साल स्ट्रेस और सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हर साल लाखों छात्र गवर्नमेंट एग्जाम के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं और यूथ यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई की तैयारी में निकल जाता है और फिर पेपर लीक तो जैसे एक त्योहार बन चुका हो। हर साल लगभग 3 करोड़ लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, कोटा और सभी स्मॉल से लार्ज सिटीज के अंदर आपको कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे और इन शहरों के इन 10 बाई 10 के कमरों में ही हमारे यूथ का यूथ दम तोड़ देता है। मेरे आसपास जो आप ये कमरा देख रहे हो, ये तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनका कमरा है। हमारा यूथ अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर्स को सरकारी नौकरी की तैयारी में निकाल देता है। विश्वगुरु भारत में आज कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो दुनिया के टॉप 10 में या फिर टॉप 50 में आती हैं और ब्रेन ड्रेन का हाल ये है कि टॉप साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स विदेशों में सेटल हो रहे हैं। 1947 के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितने नोबेल प्राइज हैं जो इंडिया को मिले हैं, और इसका आंसर है 0। अब कुछ लोग कहेंगे कि हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, उनको तो मिले थे, पर रियलिटी ये है कि वो सिर्फ इंडियन ओरिजिन के थे और यूएस यूके के सिटीजन्स, और साथ ही उनकी रिसर्च भी बाहर की ही थी, न कि इंडिया की। आज़ादी के 78 साल बाद भी हम अपना खुद का स्वदेशी जेट इंजन नहीं बना पाए हैं। हथियार इंपोर्ट के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। वो तो भला हो यूक्रेन का, जो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से पहले स्थान पर पहुंच गया। दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रही है, हम 4.5 जनरेशन के लिए खुश हो रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर्स के लिए हम पूरी तरह वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं, जिसके लिए अभी GTRI ने खुद वार्निंग दी है। सोचिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर गूगल के बिना आपकी जिंदगी कैसी होगी। और ये रियलिटी है कि हम पूरी तरह से इन चीज़ों पर ओवर डिपेंडेंट हैं और किसी भी अनफोर्सिन कंडीशन में इसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव तक अवेलेबल नहीं है। जनरली एक अच्छा गुरु वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स को टॉलरेंस, हार्मनी के साथ रहने की शिक्षा दे, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहता है। और यही बात 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही थी। उनका कहना था, हिंदुइज्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, और ये एक सुपीरियर रिलीजन है। क्यों? क्योंकि इसने दुनिया को 2 इम्पोर्टेंट लेसन सिखाए हैं। पहला टॉलरेंस और दूसरा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन, जो इंडिया जैसे मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और शायद इस मायने में हम विश्वगुरु थे। पर आज इंडिया में धर्म के नाम पर कम्युनल टेंशन, कास्ट वायलेंस, फेक न्यूज़ एंड नैरेटिव हर दिन कहीं ना कहीं लिंचिंग, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे हिदायत दी है कि सभी रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस को इनकरेज करने की आवश्यकता है। ऑन एन एवरेज 87 रेप केसेस डेली रिपोर्ट होते हैं हमारे भारत में, और वुमेन सेफ्टी ये तो मैटर ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। और इस सब के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि हम विश्वगुरु हैं, पर ये एक प्रोपेगेंडा और एक पॉलिटिकल नैरेटिव से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। थैंक यू।